हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 17 अगस्त 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करेंगे आज इसका डिस्कशन। बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे इम्पोर्टेंट है आज फर्स्ट पेज पर आर्टिकल कह रहा है यूएस एफडीए नोट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव टेस्ट सलाइवा टेस्ट। तो न्यूज़ ये है कि यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया टेस्ट बनाया है। तो टेस्ट का जो नाम है वो है सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट और ये कोविड-19 में एक और नया मोड़ लेकर के आया है। जो टेस्ट कम होते चले जा रहे थे और केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, उसको देखते हुए यूएस एफडीए ने ये टेस्ट बनाया है येल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। टेस्ट इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और एक्यूरेसी टेस्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आर्टिकल कह रहा है वो ये है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर द नोवल कोरोना वायरस दैट यूजेस सलाइवा सैंपल्स was granted an emergency use authorization by the यूएस ने इसके इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया है कि इसका यूज़ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यूएस में आपको पता है सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। टेस्ट इनएक्सपेंसिव है, इसका नाम है सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट। इसको येल यूनिवर्सिटी ने मिलकर के बनाया है। हाई सेंसिटिविटी है टेस्ट की, डिटेक्ट कर सकता है वायरस को व्हेन द नंबर ऑफ वायरस कॉपीज इज़ 6 to 12, यानी कि अगर आपको संक्रमण सिर्फ हुआ ही हुआ है और आपके पर माइक्रोलीटर में सिर्फ 6 से 12 कॉपीज़ ही अभी वायरस की बनी हुई हैं, तो भी ये उसको पहचान सकता है। तो ये टेस्ट वेरी हाई सेंसिटिविटी है। अब एक जो टेस्ट पहले से चल रहा था वो था नेसोफेराजियल स्वैब। एक स्वैब आपकी नाक के में डाली जाती थी और वहाँ से टेस्ट लिया जाता था। तो उसके विपरीत ये जो टेस्ट है, जो पहला टेस्ट था ये नेसोफेराजियल टेस्ट, ये निगेटिव रिजल्ट्स दे देता था एरर्स के। इसमें एरर्स थी एट द टाइम ऑफ सैम्पल कलेक्शन। द सेंसिटिविटी ऑफ द न्यू टेस्ट जो हमने सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट लिया है उसकी 93% तक उसकी सेंसिटिविटी है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, द न्यू सलाइवा टेस्ट वुड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड अवॉइड शॉर्टेज ऑफ क्रूशियल टेस्ट कंपोनेंट्स सच एज रीएजेंट्स। तो जो शॉर्टेज चल रही थी टेस्ट की और केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग इसको अनुमति मिल गई है और अब ये ब्रॉड लेवल पर काम होगा। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो ये हैं, कलेक्टिंग द टेस्ट सलाइवा सैंपल्स इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका सलाइवा सैंपल आपके माउथ के द्वारा लिया जाएगा, प्रोटीनेज के लिया जाएगा और उसको कंबाइंड करके मिला दिया जाएगा और उसमें जब हीट डीएक्टिवेट डालेंगे तो पी के जो टेम्परेचर मापा जाएगा उससे रिएक्शन टेम्परेचर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस आपके काम की नहीं है, बट आपको एक तरीके से जानना पड़ेगा कि बस होता क्या है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, कलेक्टिंग एंड टेस्टिंग इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। कलेक्टिंग सलाइवा विदाउट प्रिजर्वेटिव बफर्स, मतलब प्रिजर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही सलाइवा लीजिए, उसको प्रोटीनेज के साथ ट्रीटमेंट कीजिए और हीट एक्टिवेशन करेंगे तो डुअल प्लेक्स RT-qPCR वायरस डिटेक्शन यूज़ करके काम हो जाएगा। तो ये जो अभी टेस्ट बना है इसके बारे में देखिए, सलाइवा डायरेक्ट ए न्यू रैपिड डिटेक्शन टेस्ट फॉर कोविड-19 इज़ टोटेड टू बी सिंपल चीप एक्यूरेट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ये चीप टेस्ट है, मतलब एकदम कम दामों पर उपलब्ध होगा और एक्यूरेसी भी इसकी ज़्यादा है। तो ये यूज़ करता है सलाइवा सैंपल्स को एज अपोज्ड टू द मोर इनवेजिव नेसोफेराजियल स्वैप्स। जो स्वैप्स आपकी नाक के थ्रू सैंपल्स लिए जाते थे वो, इसकी कॉस्ट है $10 और लेस और इसकी सेंसिटिविटी लगभग 95% तक जाती है। ओके, बनाया किसने है? येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन पार्टनरशिप बास्केटबॉल एसोसिएशन। इम्पोर्टेंट नहीं है, एसएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ आर सैंपल्स कलेक्टेड एट होम, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, और आप इस टेस्ट को खुद भी कर सकते हैं। ओके, आगे जो ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूड ऑन पेज 8, तो वो मटेरियल भी मैं यहीं पर उठा लाया हूँ, उसको भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं,
जितना था उतना देख लेते हैं। दे फाउंडेड सलाइवा सैंपल्स taken from just inside the mouth provide greater detection sensitivity and consistency throughout the course of an infection that the broadly recommend nasopharyngeal अप्रोच। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है डिटेक्शन की और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हाई है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ गिवन। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा आर्टिकल। हाँ, ये यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ही आया है, कोलकाता दार्जिलिंग जू गोज़ ऑनलाइन। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए सॉरी, कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन और पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है। तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। What else articles are important? Yeah, this article is regarding lapsing into contempt। आपको पता है कि प्रकाश भूषण केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सज़ा दी गई है। तो काफ़ी सारी पिटीशंस उसके बाद फाइल की गई और उनमें कहा गया कि भाई पिटीशंस को मतलब केस को दोबारा रिव्यू करा जाए। और प्रकाश भूषण जी का मतलब कंटेम्प्ट से नहीं था सॉरी, उनका मतलब क्रिटिसिज्म से था। तो उसमें यही सब लिखा हुआ है। तो पहले जानते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया था। उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे, प्रकाश भूषण जी ने 2 ट्वीट्स किए थे। पहला एक उन्होंने किया था, When historians in future look back at the 6 years to see how democracy has been destroyed in India, and even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in this destruction and more particular the role of 4 CJI। तो ये इन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि किस तरीके से जो पिछले 6 सालों में जो 4 CJI हैं उन्होंने किस तरीके से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है। और इनका कहने का मतलब यही था। आगे इन्होंने एक वो फ़ोटो आया था जो जस्टिस ए बोबड़े जी का था, वो बाइक पर बैठे हुए थे। तो यहाँ लिख रहा है कि CJI राइट से 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर। अब आप किसी CJI को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ोगे, ठीक है। तो एट राज भवन नागपुर विदाउट अ मास्क और अ हेलमेट एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन लॉकडाउन मोड डिनाइंग। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में ले जा रहे हो और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मना कर रहे हो, और आप एक BJP लीडर्स के साथ मिलकर 50 लाख की बाइक चला रहे हो। तो उस चीज़ को इन्होंने डाला था। अब इन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा। इनकी इंटेंशन या तो क्रिटिसिज्म की थी या फिर कंटेम्प्ट की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनकी इंटेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी और इन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की ऑफेंस सज़ा दी गई। तो देखते हैं क्या दिक्कत हुई, इसमें क्या लिखा हुआ है। बस अब आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास बचता नहीं है देखने के लिए, पर देख लेते हैं। कोर्ट ने सुमोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की थी। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट 2 ट्वीट्स जो अभी अभी दिखाए एंड नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलस और स्क्रूलियस एलिगेशंस हैव ओकेशन दिस हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट। तो इन्होंने ये बताया कि स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट का कोई इशू नहीं था उनके जो जजमेंट थे। और ये जो जैसे कि लोग होते हैं ना, जो आर्टिकल 19 अपना दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। तो जर्नलिस्ट और जो जूरिस्ट वगैरह होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं जुडिशरी को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए। तो ऐसा ही इन्होंने कुछ किया और इन्होंने अपने वकील जो थे उनको भी पेश किया। उन्होंने ये दलील भी रखी कि इसका कोई कंटेम्प्ट से लेना देना नहीं था, ये क्रिटिसिज्म था कि किस तरीके से जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आर्टिकल वही है। यहाँ पर फर्स्ट ट्वीट के बारे में दिखाया गया, मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया। यहाँ पर सेकंड ट्वीट था, ये मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया। ओके, तो यही सब यहाँ पर था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। या ये देखिए, ये आर्टिकल जो था इसमें बताया गया, कल जो परसों 15 अगस्त थी, 15 अगस्त थी, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था
और उसके बारे में बताया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। तो इसमें बताया हेल्थ आईडी दी हुई है और हेल्थ आईडी से क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं होगा। इन्होंने लिखा है एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि रियल इशू तो ये है कि प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपना सही नहीं है तो डिजिटाइजेशन करके होगा क्या। और पहले से ही एक दो स्कीम चली हुई हैं जैसे आयुष्मान भारत, तो आपका मोटिव बनता था कि आप पहले उनको एक पान इंडिया लेवल पर जो है सक्सेस करें, उसके बाद कोई नई स्कीम लॉन्च करें। डिजिटाइजेशन इज़ अ वेलकम बट नो सब्सटीट्यूट फॉर इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ सेक्टर। ओके, तो ये पूरा इशू क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है, आप 16 अगस्त वाले एनालिसिस में देख सकते हैं। और ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला एडवर्सिटी एज मैस्टोर इन द लीडर, तो ये भी यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 15 अगस्त के दिन क्या क्या अनाउंस किया और उसमें क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या बुरी थी, क्या करना चाहिए था क्या नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिस्कस कर दी गई हैं, एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है, बिग अनाउंसमेंट्स बाय पीएम ऑन 15 अगस्त 2020 फॉर यूपीएससी। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आर्टिकल हमने फर्स्ट पेज पर देख ही लिया या दिस न्यूज़। कुछ लेक्स जो यहाँ पर आई हुई हैं, एनजीटी ने डेडलाइंस दी हैं न्यू रिजुविनेशन करने के लिए, जो बेलांदुर लेक है और जो वार्थुर लेक है और अकारा लेक बेंगलुरु में, जो केमिकली फायर लग जाती है उनमें, केमिकल्स फैक्ट्रीज़ का आता है और उसमें फ़ायर लग जाती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड लेक्स हैं। तो इन तीनों लेक्स के नाम आप लोग याद रखिए, बेलांदुर लेक, वार्थुर लेक एंड अगारा लेक। प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। या ये देखिए, कांग्रेस डिमांड्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब इनटू इंटरफेरेंस इन पोल। ओके, तो फेसबुक इंडिया जो है उसने, जो फेसबुक भारत है, इंटरफेरेंस किया इन द पोल्स, उसके लिए कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी डिमांड की जाए। तो जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देखेंगे, पहले इशू देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूजिंग फेसबुक इंडिया ऑफ इंटरफेयरिंग द इंडियाज़ इलेक्शन प्रोसेस। एक कांग्रेस ऑन संडे डिमांडेड जेपीसी फॉर इन्वेस्टिगेट। तो आपको जेपीसी का जो काम है वो यहीं से पता चल गया, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं। ट्रिगरिंग ए वार ऑफ वर्ड्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, ये वॉर शुरू हो गई है और जेपीसी की डिमांड आ गई है। तो जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस हुआ था, उसने यूएस इलेक्शंस में किस तरीके से डाटा को मैनिपुलेट किया, उसी तरीके का केस एलिगेशंस यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये सब शुरू हुआ जब वॉल स्ट्रीट का एक जर्नल पब्लिश करता है कि किस तरीके से फेसबुक इंडिया प्रोवाइड करता है फेवरेबल ट्रीटमेंट टू द बीजेपी ऑन इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़। तो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ कि फेसबुक इंडिया बीजेपी को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये कहानी शुरू होती है और अब एलिगेशंस लगने शुरू हो गए हैं। हेट स्पीच की यहाँ पर बात की गई है बाय रिफ्यूजिंग द टेकन डाउन ऑब्जेक्शनेबल कमेंट बाय बीजेपी लीडर। आगे क्या लिख रहा है, जब न्यूज़ आई तो रेस्पॉन्ड किया फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी जी ने। उन्होंने एक्यूज किया कि जो बीजेपी आरएसएस है वो कंट्रोल करते हैं फेसबुक इंडिया को और स्प्रेड करते हैं फेक न्यूज़ और इलेक्शन कैंपेन्स टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरेट्स। ओके, तो ये सिंपल है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था सेम केस यहाँ पर अब ये खुलेगा और इस पर एक अच्छी खासी बहस शुरू हो गई। अब जेपीसी के बारे में देख लेते हैं। जेपीसी इंडिया का इनोवेशन है, इंडिया ने खुद ही इसको बनाया है और इसका पर्पज़ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अब तक 5 जेपीसी बनी हुई हैं। एक बोफोर्स के लिए बनी थी, एक स्टार शेड मेहता स्कैम के लिए बनी थी, एक केतन पारिक स्कैम के लिए बनी थी, एक पेस्टिसाइड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए बनी थी और 2G स्पेक्ट्रम का केस जो हुआ था उसके लिए बनी थी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि बनती कैसे हैं। एक मोशन लाया जाता है, जिस हाउस में भी बनानी हो उस हाउस में, और दूसरे हाउस से इसको सपोर्ट होना चाहिए। बस इतना ही इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। मेंबर्स होते हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा का रेशियो होता है 2:1।
जनरली क्या होता है कि लोकसभा के 45 मेंबर्स लिए जाते हैं और राज्यसभा के जनरली होता है कि लोकसभा के 30 मेंबर्स लिए जाते हैं और राज्यसभा के 15 मेंबर्स लिए जाते हैं और टोटल 45 मेंबर्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होते हैं। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करती है ये जेपीसी जो कमेटी है आपकी, एविडेंस कलेक्ट करती है, चाहे वो रिटन एविडेंस हो या ओरल एविडेंस हो। ओके, तो ये जेपीसी का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ है। एक इस न्यूज़ पर आप थोड़ी निगाह मारिए कि आईबी टीम कंडक्ट हो चुकी है। आईबी टीम कंडक्ट हो चुकी है फॉर नागा पीस टॉक। आपको पता है कि नागालैंड में अभी अभी जो गवर्नर हैं जो गवर्नर थे उनको बाहर करने की कहा गया था कि इनको इंटरलोक्यूटर के पद से हटा दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग जो एनएससीआईएम ने कहा है कि पैनल पीएम ने मैंडेट कर दिया है और अब आईबी इसकी जांच करेगी। गवर्नर थे आर.एन. रवि, इनको इंटरलोक्यूटर के पद से हटाने की डिमांड की थी एनएससीआईएन ने। एनआईएम का कहना था कि इन्होंने जो पीस टॉक है उसको इंटरप्ट करने की कोशिश की है, डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेट की है, जो हम लिख कर के भेजते थे उसको मैनिपुलेट किया है। तो इसके लिए आईबी टीम की जांच हुई है, देखते हैं क्या निष्कर्ष आता है। यहाँ पर लिख रहा है पीएमओ ने डिनाइज कर दिया है आरटीआई रिप्लाई सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पीएम केयर्स। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने पीएम केयर्स बनाया कोविड-19 से निपटने के लिए, और उसके बाद कई लोगों ने जिसे आरटीआई फाइल की तो उधर से जवाब आता है कि पीएम केयर्स इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी और हम बाउंड नहीं हैं आरटीआई इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई देने के लिए। उसके रिगार्डिंग 15 अगस्त की शाम को एक आरटीआई फिर से डाला गया कि कितनी आरटीआईज़ आ चुकी हैं अब तक पीएम केयर्स पे। तो उसके रिगार्डिंग जो जवाब पीएमओ की तरफ से आया वो था ये, डिसप्रपोर्शनली डाइवर्टेड द रिसोर्स ऑफ द ऑफिस। तो उन्होंने आरटीआई का जवाब ना दे करके ये जवाब दिया कि जो अ, ये जो क्वेश्चंस आपने भेजा है ये डिसप्रपोर्शनलिटी डाइवर्ट कर देगा रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के जो रिसोर्सेज हैं उसको डाइवर्ट कर देगा। अब इशू ये है कि सेक्शन 7 क्लोज 9 सेक्शन 7 किलो सब क्लोज 9 ऑफ द एक्ट कौन सा एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर? तो ये बात हो रही है आपकी जो आरटीआई एक्ट होता है उसके सेक्शन 7 और क्लोज 9 में लिखा हुआ है कि एक इन्फॉर्मेशन जो है एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि प्रोवाइड की जाती है। लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज़ सोट अनलेस इट वुड, है ना, जैसे कि दी जाती है एक इन्फॉर्मेशन वैसे ही दी जाएगी जब तक कि ये किसी पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्सेज को डाइवर्ट ना कर दी जाए। ठीक है, अनलेस इट वुड डिस्प्रपोर्शनली डाइवर्ट द resources of the public authority or would be detrimental to the safety and preservation of the recourse। अगर लगता है कि नहीं रिकॉर्ड्स का प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है तभी आप इसको मना कर सकते हैं। अब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं दे सकते हम इस आरटीआई का जवाब, क्योंकि ये हमारे डाइवर्ट कर देगा रिसोर्सेज को ऑफ द ऑफिस। अब दिक्कत ये हुई जैसे कंट्री के फर्स्ट ये आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह, इन्होंने कहा कि जो आपने जवाब दिया है ये जवाब तभी दिया जा सकता है कि दिस रेशनल कैन ओनली बी यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नॉट डिनाइंग इट ऑल टुगेदर। आप इंफॉर्मेशन दोगे चाहे आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दो लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही और यहाँ पर कहा गया है कि द इंफॉर्मेशन शॉट बाई यू इज़ नॉट, जो आरटीआई डाली गई थी 15 अगस्त की शाम को उसका जवाब ये आया, द इंफॉर्मेशन शॉट बाई यू इज़ नॉट मेंटेन्ड इन दिस ऑफिस इन कंपाइल्ड फॉर्म, कि हमारे ऑफिस में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। इट्स कलेक्शन एंड कंपाइलेशन हमारे रिसोर्स को डाइवर्ट कर देगा, ऑफ दिस ऑफिस के रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देगा फ्रॉम द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स नॉर्मल फंक्शंस देयर बाई अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 7 सब क्लोज 9 ऑफ द एक्ट। यानी कि जो ये एक्ट कहता है इन्होंने ये लिख करके भेज दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सिर्फ तभी देना है जब आपको डेट्रीमेंटल लगे सेफ्टी के पर्पज़ से और प्रिजर्वेशन चाहिए हो तब।
तो यहाँ पर यही बात आई कि मिसयूज़ हो रहा है इस क्लोज का और आरटीआई एक्ट का, क्योंकि पीएम केयर्स पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये इशू है और देखते हैं अब इसमें क्या और नए मोड्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ये फिर से वही प्रकाश भूषण केस वाला आर्टिकल है। तो यहाँ पर एक ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। एलिगेशंस ऑफ द करप्शन कैन नॉट बी इटसेल्फ कंटेम्प्ट। अगर कोई करप्शन का एलिगेशन लगा रहा है तो वो अपने आप ही कंटेम्प्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रूथ इज़ अ डिफेंस ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट था वो था 1971 का, और उसमें पार्लियामेंट ने अमेंड किए थे 2006 में, और 2006 में अमेंड करके उन्होंने ये लाइन जोड़ी थी कि ट्रूथ इज़ अ वैलिड डिफेंस इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर कोई ट्रूथ बोल रहा है, कोई करप्शन जैसे कि एलिगेशन लगा रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो वो ट्रूथ माना जाएगा और उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, वो अपने आप ही कंटेम्प्ट नहीं हो जाता। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप ओके देन, ओके दिस इज़ सफिशिएंट फॉर फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। सो ये पूरा न्यूज़पेपर आज का कवर हो चुका है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, और ठीक है फिर कुछ गलतियाँ हुई हों तो वो भी बता देना। बाय।